तो बच्चों आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर सब्सट्रैक्शन। वेक्टर सब्सट्रैक्शन क्या होता है उसको समझते हैं। इससे पहले आप लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लिया है, और अगर आपको वेक्टर एडिशन आता है तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है ना। देखिए कैसे, मतलब जो सब्सट्रैक्शन वाला केस है वेक्टर का, वो एक ऐसा मान लो कि एडिशन का ही जैसा है, एडिशन का ही केस है सब्सट्रैक्शन। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए सब्सट्रैक्शन वेक्टर करना है, तो आपके पास दो वेक्टर दिए गए हैं। एक आपके पास ए वेक्टर है, अब उसमें से आपको बी वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना है। तो जो रिजल्टेंट बचेगा बच्चों, वो आर नहीं लिख रहे हैं, रिजल्टेंट आर का मतलब दोनों का एडिशन था। हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन वेक्टर लिख रहे हैं, एस वेक्टर, है ना, ताकि हमें समझ में आए कि वेक्टर का सब्सट्रैक्शन का रिजल्टेंट एस है। आर नहीं ले रहे हैं, अभी एस ले रहे हैं, है ना। आई होप ये आपको समझ में आता है। अब देखो, वैसे ही है ए और बी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ अगर हम बनाए तो आपका एक डायरेक्शन में आपका ए वेक्टर है और ऐसे डायरेक्शन में आपका बी वेक्टर है ना, जैसे हमने पहले ही लिया था। और ये आपका बी वेक्टर है, और दोनों के बीच का एंगल जो है बच्चों, वो लेट्स सपोज कितना है, थीटा है। अब आप ऐसा सोचो ना इस सब्सट्रैक्शन वेक्टर को, कि एक्चुअली में ये जो सब्सट्रैक्शन वाला रिजल्टेंट है, ये असलियत में दो वेक्टर्स का सम ही है। माइनस साइन आप बी वेक्टर के साथ लिख लो और बीच में प्लस साइन लगा दो, तो भी तो यही मतलब हुआ ना। यानी कि सब्सट्रैक्शन में करना क्या होता है कि पहले जिस भी वेक्टर को आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो उसका नेगेटिव वेक्टर ले लो। इसको ऐसे सोचो, नेगेटिव वेक्टर ले लो। अब नेगेटिव वेक्टर तो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो नेगेटिव अगर आप वेक्टर ले लोगे बी और उसको ऐड कर दो ए वेक्टर के साथ। अब ऐड करना तो हमें आता है दो वेक्टर्स को, तो उसके साथ अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई। समझ में आ रही होगी मेरी बात। यानी कि हम सब्सट्रैक्शन में भी एडिशन ही करेंगे। बस कर क्या रहे होंगे हम, कि जहां पे माइनस है, जो वेक्टर के बीच में माइनस है, उसको नेगेटिव ऑफ वेक्टर ले लो, मतलब उसकी डायरेक्शन उल्टी कर लो, मैग्नीट्यूड सेम रखो और फिर उसको ऐड करो ए के साथ, तो तुम्हें सब्सट्रैक्शन का ही रिजल्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पे हम वही करेंगे। तो बच्चों करना क्या है कि सब्सट्रैक्शन वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, सब्सट्रैक्शन करना है वेक्टर का। तो आप जो माइनस साइन के साथ जो वेक्टर है उसका नेगेटिव वेक्टर ले लो और उसको ऐड कर लो, तो आपको सब्सट्रैक्शन वाला ही रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ डायग्राम में वो करते हैं, और फिर एडिशन करना है। और एडिशन तो हमने सीखा है, एडिशन में तो हमें कोई समस्या ही नहीं है ना। अब देखो, ये बी वेक्टर है, तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा, आप खुद सोचें। माइनस बी वेक्टर क्या होगा भाई, बी वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन में, बट मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। जितनी लेंथ इस बी वेक्टर की है उतनी ही लेंथ आप इधर बना लो, बट डायरेक्शन अपोजिट कर दो। देखो, मैंने डायरेक्शन उल्टा कर दिया, तो ये वाला जो वेक्टर है ये आपका नेगेटिव ऑफ वेक्टर हो गया बी। अगर ये बी वेक्टर है तो ये नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर है। अब अगर ए और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर को मैं जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मुझे सब्सट्रैक्शन वाला रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो हम सब्सट्रैक्शन में ऐड ही करते हैं, बस एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ले लेते हैं, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि क्या करना चाह रहे हैं अपन। तो यहाँ पे देखो, अब पैरेललोग्राम लॉ कंप्लीट करो। तो ये वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करना है, तो मैं नीचे पैरेललोग्राम लॉ लगा रहा हूँ। यहाँ पे पैरेललोग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, ये ड्रॉ कर लिया हमने। ये इसका मैग्नीट्यूड तो बी है, माइनस इसलिए है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसकी मैग्नीट्यूड अभी भी बी है, और ये मैग्नीट्यूड ए ही है, बट डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो देखो बच्चों, अब दो जो वेक्टर्स को जोड़ते हैं, ए और नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल चाहिए होगा ना हमें, एंगल एंगल। तो ये इनके बीच का एंगल है। अब ये जो एंगल है बच्चों, ये आप अगर ये एंगल थीटा है ए और बी के वेक्टर के बीच का, तो ए और नेगेटिव ऑफ वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, आपको पता है, 180 माइनस थीटा। और ये इसका जो डायगोनल, आपको पता है ये पैरेललोग्राम में कौन होता है, सब्सट्रैक्शन वेक्टर। तो ये आपका सब्सट्रैक्शन वेक्टर का रिजल्टेंट एस वेक्टर बोल सकते हो आप। इन दोनों का एडिशन का डायगोनल, ये हमारा सब्सट्रैक्शन वेक्टर का रिजल्टेंट हो गया। और मान लीजिए ये ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, बीटा। डायरेक्शन भी तो चाहिए। तो हमने जब एडिशन किया था तो अल्फा माना था ए से, अभी हम एडिशन सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ए वेक्टर से जो सब्सट्रैक्शन का रिजल्टेंट है उसको बी, बीटा मान लेते हैं ना। तो अब बीटा और ये एस जो वेक्टर, इसका डायगोनल निकालना है। अब हमें फॉर्मूला तो पता ही है एडिशन वाले से, कि जो सब्सट्रैक्शन वेक्टर का बच्चों क्या होगा,
रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ए स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस दोनों के बीच का एंगल। देखो तो हम जोड़ किसको रहे हैं, माइनस बी और ए वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 180 माइनस थीटा लिखेंगे, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन वेक्टर क्या लिखेंगे देखो, तो आप इसको सॉल्व कर लो cos 180 माइनस थीटा को, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, देखो तो cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये आपका इसको करोगे तो माइनस आता है ना, माइनस माइनस कॉस थीटा है ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और 180 माइनस थीटा नो चेंज कैटेगरी है, तो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा बट विथ नेगेटिव साइन। तो ये माइनस साइन को इधर ले आओ, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा आपको कितना बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, 2ab cos थीटा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया आपको सबसेक्शन का। तो देखो बच्चों नेगेटिव वेक्टर में यहाँ पे बीच में माइनस आ गया जब आप सब्सट्रैक्शन कर रहे थे, और जब आप ऐड कर रहे थे तो यहाँ पे बीच में प्लस था, बस यही तो अंतर है, बाकी तो रिजल्टेंट वैसा ही है। और देखो अब tan बीटा निकालना है, tan बीटा, तो इसमें भी हम इन दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, तो ये वाला लगा लेंगे हम, जहां से बीटा नापा है वो तो ए है, और दूसरा वाला वेक्टर आपका बी है, उसका मैग्नीट्यूड बी है ना, माइनस बी का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो बी है। तो tan बीटा वो tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगा लो आप, बी साइन थीटा। लेकिन बच्चों थीटा की जगह क्या होगा, अब ये माइनस बी और ए के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा की जगह 180 माइनस थीटा लिखना चाहिए अपन, डिवाइड बाई कितना बच्चों, ए प्लस बी कॉस थीटा की जगह 180 माइनस थीटा। अब इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ से ये साइन 180 माइनस थीटा तो आपका साइन थीटा ही हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 180 माइनस थीटा है तो नो चेंज, तो साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा। और नीचे cos 180 माइनस थीटा माइनस होता है, ये मैंने अभी आपको बताया, तो नीचे आ जाएगा a माइनस बी कॉस थीटा। तो आपका tan बीटा का भी रिजल्ट मिल गया अपन को कितना, b साइन थीटा डिवाइड बाई a माइनस बी कॉस थीटा। तो आई होप आपको वेक्टर सबसेक्शन के रिजल्ट भी याद रहेंगे, इस तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना। चलिए तो इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़। तो देखिए बच्चों ये हमने सबसेक्शन का रिजल्ट निकाल लिया ना, उसका मैग्नीट्यूड भी और ये डायरेक्शन भी। लेकिन इसमें एक चीज है, ये आप याद रखिएगा, ये थीटा जो है ना, ये ए और बी की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल था, और 180 माइनस थीटा आपका नेगेटिव वेक्टर और ए, तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा हुआ। अगर सोचो कि मैं नेगेटिव वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल ही देता थीटा, तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट आप थीटा ही यूज कर लेते, है ना, फिर ऐसे यूज नहीं करते। जब मतलब ये रिजल्ट यूज कर रहे हो आप, याद रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, कि जब ये आप रिजल्ट यूज कर रहे हो, तो आप जब सब्सट्रैक्शन कर रहे हो और ये रिजल्ट यूज कर रहे हो, तो इसमें जो थीटा है, थीटा वो याद रखना है कि वो ए और बी के पॉजिटिव डायरेक्शन का एंगल है, ए और बी के, ए और बी वेक्टर, ए और बी वेक्टर के पॉजिटिव डायरेक्शन का एंगल है। तब हमने यहाँ पे 180 माइनस थीटा लिया है नेगेटिव डायरेक्शन के साथ, नहीं तो फिर ये रूल, ये फॉर्मूले नहीं लगेंगे, फिर तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो अगर ये डायरेक्ट एंगल दिया होता हमें, है ना। मैं बताता हूँ कैसे, इसको समझें, पहले तो इसको नोट करके यहाँ पे लिख लेते हैं इस पॉइंट को, क्योंकि बच्चे कई बार इसको अप्लाई कर देते हैं लेकिन वहां पे एंगल समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये एंगल डायरेक्ट दे देता है 180 माइनस थीटा वाला, तो उस केस में फिर यहाँ पर आपको डायरेक्ट एंगल पुट करना है, तो बीच में माइनस साइन नहीं आएगा। ये माइनस साइन बीच में इसलिए आया है क्योंकि थीटा जो एंगल है वो ए और बी की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ है, तो नेगेटिव डायरेक्शन के साथ एंगल हो गया 180 माइनस थीटा, है ना। तो आई होप ये क्लियर होगा। इसको हम लिख भी लेते हैं यहाँ पर कि थीटा, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर and positive and positive
डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, याद रखेंगे ये थीटा जो है ये एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर है, तब ये आपके रिजल्ट एप्लीकेबल है। तो आई होप क्लियर है आपको। तो यहाँ पे जैसे देखो बच्चों, यहाँ से आपको ये समझ में आएगा, जैसे हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं, मैं आपको सबट्रैक्शन और रिजल्टेंट उसी में बता दूंगा। तो देखो यहाँ पर आपका क्या हुआ कि इस तरीके से ये आपका बच्चों वेक्टर ए है और ये बी की पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। अब एक ही पैरेललोग्राम में आप दोनों बना सकते हो, रिजल्टेंट का भी मतलब एडिशन का भी रिजल्टेंट बना सकते हो और सब्सट्रैक्शन का रिजल्टेंट एस वेक्टर भी बना सकते हो। कैसे, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लूं तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब दो वेक्टर जहां मीट कर रहे हैं, अगर उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट पर इस तरीके से आप रिजल्टेंट बनाओ, तो ये एडिशन का रिजल्टेंट है। ये आर वेक्टर था ना बच्चों, विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन अगर आप उसका जो दूसरा डायगोनल बच गया था उस डायगोनल के बारे में सोचें, ये वो दूसरा डायगोनल, तो एक्चुअली में ये दूसरा डायगोनल ही तो एस वेक्टर है। ये बच्चों आपका दूसरा डायगोनल जो बना है यही एस वेक्टर है। इसको हम बना भी सकते हैं, देखो भाई कैसे, अगर आप ध्यान से देखें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये आपका एस वेक्टर है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एस वेक्टर ए माइनस बी आ जाएगा अगर आप दूसरा डायगोनल देखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप ट्राइंगल देखो, है ना बच्चों, मैं यहाँ पे नाम भी दे देता हूँ ताकि अपन को समझ में आए अच्छे से। ये ए बी सी डी, तो आप देखो ए डी बी, ये वाला ट्राइंगल देखो, ए बी डी। इस ट्राइंगल में जरा आप ट्राइंगल रूल लगाओ, इन ट्राइंगल ए बी डी, आप एबीडी में ट्राइंगल रूल लगाओ बच्चों। देखो तो ट्राइंगल रूल लगाओगे तो बी वेक्टर और एस वेक्टर ये सेम डायरेक्शन में, मतलब सेम सेंस में, ये ट्राइंगल में ऐसे डायरेक्शन में बी है, ऐसे डायरेक्शन में हमने एस मान लिया है, और अपोजिट डायरेक्शन में ए वेक्टर है। तो आपको पता है ना ट्राइंगल लॉ में कि जो सेम डायरेक्शन में होते हैं उनका एडिशन थर्ड वाले अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये आपका बी वेक्टर प्लस एस वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, ए वेक्टर, है ना, ए वेक्टर अपोजिट सेंस में। तो यहां से देखो रिजल्टेंट जो है एस वेक्टर वो कितना मिलेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यही तो सबसेक्शन है भाई, यही तो सबसेक्शन है। मतलब ये जो एस वेक्टर है ये आपको मिल गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो देखो एक डायगोनल जो दो वेक्टर्स को इंटरसेक्ट करता है वो आपका कितना रिजल्टेंट देता है, जो बड़ा डायगोनल है, बड़ा, ये बड़ा डायगोनल है ना एस से, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो बड़ा डायगोनल है वो आपको क्या देता है, एडिशन ऑफ द वेक्टर्स। और जो स्मॉलर डायगोनल है वो आपको क्या देता है बच्चों, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आई होप दिस इज क्लियर, आपको समझ में आया होगा कि एक ही पैरेललोग्राम में हम दोनों निकाल सकते हैं, एडिशन ऑफ द वेक्टर भी और सबट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर भी। तो जो लार्जर डायगोनल होता है इट रिप्रेजेंट्स द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड स्मॉलर डायगोनल रिप्रेजेंट्स द व्हाट बच्चों, सबसेक्शन ऑफ वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे इसको हम लिख भी लेते हैं, इन द सेम पैरेललोग्राम, इन द सेम पैरेललोग्राम लार्जर डायगोनल represents addition of two vectors, while smaller diagonal represents subtraction of two vectors, subtraction of two vectors। सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। बच्चों ये वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं बताओ। तो देखो बच्चों अभी हमने वेक्टर सबट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है ना, और वो पैरेललोग्राम में कैसे रिप्रेजेंट होता है वो भी हमने देखा। अब देखो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके दो वेक्टर ऐसे दिए गए हों, जैसे मान लीजिए ये आपका किसी भी तरीके से दिया जाए, यहाँ पे हम समझ लेते हैं
कि ये आपका एक वेक्टर है, कैसे भी हो सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये आपका ए वेक्टर है, और बच्चों लेट्स सपोज आपका ये इस तरीके से बी वेक्टर, ऐसे ऐसे, है ना, इस तरीके से मान लेते हैं। तो ये आपका बी वेक्टर है, कैसे भी हो सकते हैं वो तो। और इन दोनों के बीच का एंगल जो है बच्चों वो थीटा है ना, थीटा है, थीटा। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें तो सबसेक्शन वेक्टर चाहिए भाई, एस वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अभी हमने देखा जोड़ना कि आप इसको बी वेक्टर को आपको नेगेटिव, बी का नेगेटिव वेक्टर लेना पड़ेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। नेगेटिव वेक्टर इसलिए है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया, बट इसकी लेंथ इसके बराबर ही है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो अब अगर आप पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ये और ये रिजल्टेंट, इस समय पे माइनस बी और ए के बीच में कितना एंगल हो जाता था बच्चों, 180 माइनस थीटा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बी के साथ और ए के बीच में कितना एंगल है, थीटा। तो नेगेटिव डायरेक्शन के साथ और ए के बीच में कितना एंगल हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस थीटा। तो ये आपका एस वेक्टर होगा। तो इस केस में हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद रखेंगे डायरेक्टली। अगर थीटा इज द एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, तो आपको रिजल्टेंट याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, है ना, थीटा लेकिन याद रखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक। और वैसे ही आप टेन बीटा भी लिखोगे, ये जो एंगल है आपको पता है, ये बीटा लेते हैं हम ए वेक्टर से जो सबसेक्शन का रिजल्टेंट है। तो टेन बीटा का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा बच्चों, क्या होता है, बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा, है ना। तो ये हमने पढ़ा था। लेकिन बच्चों ये तो तब यूज करना है जब आपको नेगेटिव डायरेक्शन बनानी पड़े। आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बी दिया था, सबसेक्शन करने के लिए हमने नेगेटिव डायरेक्शन बनाई थी, और एंगल थीटा किस किस के बीच का एंगल दिया था, ए वेक्टर और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। लेकिन अगर मान लो कहीं पर आपको डायरेक्ट ही दिया हो माइनस बी वेक्टर, मतलब इस तरीके से दिया है आपको, ये आपका ए वेक्टर, और बच्चों ये आपका बोला गया कि माइनस बी वेक्टर, ये पहले से ही बोल दिया है माइनस बी वेक्टर, उसकी डायरेक्शन दे दी गई है, और इन दोनों के बीच का एंगल डायरेक्टली दिया है, डायरेक्टली डायरेक्टली। मान लो ये एंगल कुछ भी फाई मान लो आप, फाई। तो हमें ये जो एंगल है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बी के साथ नहीं दिया है फाई, ये एंगल हमें नेगेटिव वेक्टर के साथ ही दिया है। मतलब आपको क्या कर दिया, 180 माइनस थीटा की वैल्यू दे दी है, थीटा नहीं दिया आपको, 180 माइनस थीटा की वैल्यू दी है। तो डायरेक्ट आपको फाई मिल गया। अगर डायरेक्ट फाई मिल जाए ना बच्चों, तो आपको सिर्फ फिर एडिशन ही करना है। फिर तो आपको क्या करना है, सबसेक्शन वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर और एडिशन विथ नेगेटिव वेक्टर। तो आपके सारे रूल्स एडिशन वाले लग जाएंगे। अब आपको सबसेक्शन लगाने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको नेगेटिव वेक्टर के साथ डायरेक्ट एंगल पता है। तो इस केस में जो ये रिजल्टेंट होगा बच्चों एस वेक्टर का, वो रिजल्टेंट आप डायरेक्ट लगा सकते हो जो एडिशन में आपने सीखा है रूल। मतलब यहाँ पे लिखेंगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। अब देखो हमें 180 माइनस थीटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो डायरेक्ट यही फाई दिया है। तो यहाँ पे बीच में आप प्लस ही रहेगा बच्चों, याद रखेंगे। ये तो माइनस तब आता है ना जब पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल दिया हो, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव वेक्टर के साथ डायरेक्ट हमें एंगल है फाई। तो यहाँ पर ये 180 माइनस थीटा था, तो प्लस के साथ हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो इसको आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, याद रखना है आपको। अगर नेगेटिव वेक्टर के साथ आपको डायरेक्ट रिलेशन दिया गया है, तो आप डायरेक्ट वही फॉर्मूले लगा सकते हो जो फॉर्मूले आपने कहाँ सीखे हैं बच्चों। वैसे ये बीटा लगाना है तो बीटा का वैल्यू वही रूल लगाओगे आप, एडिशन वाला। तो टेन बीटा के लिए आप लिखोगे यहाँ पे बी साइन थीटा, बी साइन फाई, सॉरी बी साइन फाई डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस फाई। और याद करो जो हमने रिजल्टेंट वेक्टर के लिए बहुत सारे केसेस पढ़े थे एडिशन में, वो सारे केसेस यहाँ वैलिड है। अगर आपका फाई दिया है, मतलब आपको एंगल पता चल गया माइनस बी और ए वेक्टर के बीच में, तो इस बात को याद रखना। ये रिजल्टेंट भी आप लगा सकते हो अगर माइनस बी और ए दिया है, और ये रिजल्टेंट आपको तब लगाना है जब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बी और ए वेक्टर के बीच का एंगल थीटा पता हो। तो इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं बहुत बच्चे। क्या है, किताबों में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कभी ये यूज करते हैं, कभी ये यूज करते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कब कौन सा यूज करना है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये अंतर है। आपको ये वाला रिजल्ट तब यूज करना है जब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स दिया हो बट पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। और अगर एंगल डायरेक्ट नेगेटिव डायरेक्शन के साथ है तो फिर तो एडिशन के ही रूल लगेंगे, तो ऐड ही करना है आपको। सबसेक्शन जैसा वहां पे सबसेक्शन के रिजल्ट आएंगे, बट एडिशन के रूल्स लगाने हैं आपको।
तो आई होप क्लियर है आपको कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो क्या बोला गया है कि अगर ए और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है, ए और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एस वेक्टर, और आपको एस वेक्टर का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो निकालना है। और रिजल्टेंट वेक्टर आपको दिया गया है बच्चों कितना, ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और आपको बोला गया कि वी हैव गिवन थीटा, थीटा आपको पता है विच इज द एंगल बिटवीन ए एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बी, मतलब ए और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बी दिया है। तो आप इसमें कौन सा रिजल्टेंट यूज कर सकते हो, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला यूज कर लेना, क्योंकि हमने पढ़ा है जब थीटा ए और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बी के बीच का एंगल है तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है ना। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर लें। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो आपका सबसे पहली बात तो a इज इक्वल्स टू बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो रिजल्टेंट वेक्टर है। अब कई बार बच्चों के मन में ये आ जाता है कि a माइनस बी जीरो हो जाएगा क्योंकि a और b का मैग्नीट्यूड सेम है। तो बच्चों यहाँ पे नहीं होता ऐसा, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन के साथ ऐड करना पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि a माइनस बी जीरो हो जाएगा, है ना। जीरो कब होता है, जब दोनों 180 डिग्रीज पे होते हैं, ये मैंने आपको एडिशन वाले केस में बताया। यहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो s इज इक्वल टू आप लिख सकते हो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस, अब बी स्क्वायर होता है, ये देखो ये फॉर्मूला लिखा है, लेकिन बी की जगह भी ए लिख लो, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर और कॉस थीटा, है ना। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर, तो टू ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है सॉल्व, है ना। इसको टू ए स्क्वायर लिखेंगे फिर टू ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे वन बचेगा माइनस कॉस थीटा बचेगा। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फॉर्मूला, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको हाफ एंगल फॉर्मूला बताया था। तो वहां पर वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा अगर आपको याद हो तो दिस विल बी इक्वल्स टू टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अगर यहाँ पे थीटा होता था तो यहाँ हाफ एंगल होता था, तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू ये फॉर्मूला था, है ना। तो ये फॉर्मूला आप ट्रिग्नोमेट्री से रिवाइज कर सकते हो या फिर देख सकते हो वहां पर। तो खैर मैंने तो डायरेक्ट बता दिया, इस फॉर्मूले का यूज करो। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो यहाँ से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू इंटू टू फोर, तो रूट के बाहर आ जाएगा तो टू बचेगा, ए स्क्वायर भी रूट के बाहर आ जाएगा तो ए बचेगा, साइन स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा तो साइन थीटा बाई टू होगा। तो याद रखेंगे जब आप एडिशन करते हो तो रिजल्टेंट होता है टू ए कॉस थीटा बाई टू, और जब आप सब्सट्रैक्शन करते हो तो आपका रिजल्टेंट होता है टू ए साइन थीटा बाई टू। तो इस बात को याद रखना। और यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो बीटा फिर से आ जाएगा आपका, मतलब बाइसेक्टर पे होगा, लेकिन वो 180 माइनस थीटा बाई टू होगा ना, इसके बाइसेक्टर पे होगा, क्योंकि थीटा तो पॉजिटिव के साथ एंगल है ना। तो उसके बाइसेक्टर पे करना। जैसे कि मान लीजिए आपका ये एंगल है और ये आपका बी वेक्टर था, ये आपका ए वेक्टर था, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो अब इसी बात है यहाँ पे जो ये होगा ये बिल्कुल यहाँ से और यहाँ से दोनों इक्वल होगा। अगर मान लो ये बीटा है तो ये भी बीटा है ना, मतलब बाइसेक्टर पे होगा, जो नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी और ए के बीच का एंगल है उसके बाइसेक्टर पे, है ना। तो आई होप क्लियर है आपको बच्चों। तो याद रखेंगे कि एडिशन में क्या रूल होता है और सब्सट्रैक्शन में क्या डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो वहां होता है टू ए कॉस थीटा बाई टू और यहाँ होता है टू ए साइन थीटा बाई टू। तो आई होप ये आपको याद रहेगा। तो इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपके पास क्वेश्चन है, बोला गया है कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो आपको एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी, तो बी याद रखिएगा पॉजिटिव वेक्टर है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बी और ए के बीच का आपको एंगल बताना है, ताकि जो सब्सट्रैक्शन का रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर, मतलब ए या बी के बराबर। तो देखो कैसे करेंगे हम। अब आपको पता है कि भाई हमने तो सर फॉर्मूला पढ़ा है, जब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है और पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल है थीटा,
वो हमें पता होता है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला हम जानते हैं। देखो ये अभी हमने डिराइव किया, तो उस केस में रिजल्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2a sin थीटा बाई 2, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे देखो बच्चों, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी वही आ जाना चाहिए। तो जो एस वेक्टर है वो भी किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, ए के बराबर। तो ये हो जाएगा 2a sin थीटा बाई 2। तो यहाँ से देखो ए और ए कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ये थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, और 2 नीचे ले जाओ तो इक्वल्स टू 1/2 बच गया। यहाँ पे 1 बच जाएगा ना, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आ गया। तो साइन थीटा 1/2 होता है, तो थीटा कितना होता है बच्चों, 30 डिग्री। साइन 30 पे ही तो 1/2 होता है, तो थीटा बाई 2 यहाँ पे कितना हो गया, 30 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 30 60 डिग्री। यानी याद करो आप, जब आपका रिजल्टेंट था, जब एडिशन करते थे तो एडिशन में रिजल्टेंट सेम आता था, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स के बराबर, जब उनके बीच में 120 का डिग्री का एंगल होता था। और सब्सट्रैक्शन में ये तब होता है जब पॉजिटिव डायरेक्शंस के बीच में एंगल कितना हो, 60 डिग्री। तो सब्सट्रैक्शन के केस में वही मैग्नीट्यूड आता है। देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, ये आप बच्चों आपका कौन सा वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, दोनों की पॉजिटिव डायरेक्शन है, बट ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये भी ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर है ना, डायरेक्शन अलग है, बस मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर हम इसका नेगेटिव ए वेक्टर लेंगे तो ये ऐसा होगा, नीचे की तरफ ये माइनस ए वेक्टर। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों का, अब इन दोनों के बीच में सेम मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव डायरेक्शंस के बीच में अगर आपका एंगल 60 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट होता है बच्चों नेगेटिव ए का और ए का, ये, तो इसका जो एस का मैग्नीट्यूड होता है वो भी किसके बराबर होगा बच्चों, ए के बराबर। ये आपको बोल रहा है। और वैसे भी ये सही भी है, क्योंकि नेगेटिव ए और ए को अगर आप डायरेक्ट जोड़ोगे तो इनके मैग्नीट्यूड के बराबर रिजल्टेंट तभी आएगा जब इन दोनों के बीच में, नेगेटिव ए और ए के बीच में एडिशन का अगर सोचे हम, तो 120 डिग्री होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये 60 है तो ये 120 डिग्री है, तो बिल्कुल सही बैठ रहा है। एडिशन से भी देखने पे सही आ रहा है और सब्सट्रैक्शन को देखने के भी सही आ रहा है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया है। तो ये बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। वेक्टर सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट। पहले वो ईस्ट में जा रहा था, फिर एक किसी इंस्टेंट पर वो अचानक से मुड़ गया और पार्टिकल ने शार्प टर्न लेते हुए, जबकि उसकी स्पीड सेम थी, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम है, बट डायरेक्शन कहाँ हो गई बच्चों, नॉर्थ में, टुवर्ड्स नॉर्थ मूव कर गया। इसमें मुड़ने में उसको कितना टाइम लगा, 2 सेकंड का। तो आपको बताना है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक्सेलरेशन का बेसिकली आपको फॉर्मूला चाहिए बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, हमें पता है, चेंज इन वेलोसिटी, और ये वेक्टर है, वेक्टर है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम, टाइम टेकन डेल्टा टी। और टाइम टेकन तो 2 सेकंड है, तो उसका तो दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और बच्चों वेलोसिटी जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, वेक्टर। कई बार बच्चे बोलते हैं कि स्पीड तो सेम है, तो 10 माइनस 10 जीरो, और पहला ऑप्शन मिलता है जीरो, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर है, वेक्टर सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो ये आपका जीरो नहीं होगा, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये डेल्टा वी या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कितना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हुआ क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं। तो बच्चों ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आपको पता है ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपको पता है वेस्ट डायरेक्शन है, और ये आपको पता है बच्चों कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। अब देखो पहले वो ईस्ट की तरफ जा रहा था, ईस्ट की तरफ इस तरीके से, तो यहां से ईस्ट की तरफ, तो इसका वी इनिशियल, तो वी इनिशियल का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। फिर उसने शार्प टर्न लिया, और शार्प टर्न लेकर, शार्प टर्न लेकर, शार्प टर्न लेकर वो कहां पहुंच गया बच्चों, नॉर्थ की डायरेक्शन में। और यहां से इसको शार्प टर्न लेने में कितना टाइम लगा, डेल्टा टी 2 सेकंड, ये दिया है। और नॉर्थ पे फाइनल वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज हो गई ना, तो वेलोसिटी चेंज हो गई है, बट मैग्नीट्यूड सेम है, पहले भी 10 मीटर पर सेकंड था, अभी भी 10 मीटर पर सेकंड है। तो अब हमें वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करना है।
बट यहाँ पे तो v इनिशियल का पॉजिटिव डायरेक्शन ही है। तो एक काम करते हैं, हम इस वाले वेक्टर को ट्रांसलेट करके यहाँ ले आते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं ना बच्चों। तो आप v फाइनल को इधर ले आओ, तो ये आपका v फाइनल वेक्टर हो गया कितना, 10 मीटर पर सेकंड, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है। और माइनस v इनिशियल चाहिए, देखो हमें जो वेक्टर को ऐड करना है वो माइनस v इनिशियल है। तो माइनस v इनिशियल देखो ऐसे, ये v इनिशियल ईस्ट की तरफ है, तो माइनस v इनिशियल किधर होगा बच्चों, तो माइनस v इनिशियल वेस्ट की तरफ होगा वेक्टर में। बट इसका मैग्नीट्यूड अभी भी 10 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया। वेक्टर के लिए माइनस साइन का मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो गया, बट मैग्नीट्यूड अभी भी 10 मीटर पर सेकंड। तो अब इन दोनों का सम करना है भाई, v फाइनल माइनस v इनिशियल निकाल रहा है, मतलब मेरे को ऐसा लिख लेना चाहिए कि मैं v फाइनल वेक्टर प्लस माइनस ऑफ v इनिशियल वेक्टर कर रहा हूं। तो माइनस ऑफ v इनिशियल वेक्टर के साथ आप ऐड कर दो, डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो अगर आप इन दोनों का पहले तो डायरेक्शन देख लेते हैं, अगर इन दोनों को ऐड करोगे क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बच्चों ये तो एंगल बाइसेक्टर पे होगा, ये हमें समझ में आता है। तो ये आपका डेल्टा v है, डेल्टा v वेक्टर। और ये कितना है बच्चों, ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 था, तो क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो बाइसेक्ट करता है, मैंने आपको बताया था। तो ये जो 45 डिग्री पे इधर डायरेक्शन होती है, कौन सी डायरेक्शन होती है बच्चों, नॉर्थ वेस्ट। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि डेल्टा v की डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो होती है ना, वो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है ना, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन, मतलब डेल्टा v की डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ गई आपका कितना बच्चों, नॉर्थ वेस्ट। ये चीज को, इस पॉइंट को हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा डेल्टा v की डायरेक्शन होती है, ना कि फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में और इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो दोनों के पॉजिटिव डायरेक्शंस के बीच में कितना एंगल है थीटा बच्चों, 90। तो आप मैग्नीट्यूड के लिए क्या कर सकते हो, डेल्टा v का अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए भाई, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो बच्चों, तो आप दोनों के पॉजिटिव डायरेक्शन के एंगल को कर लो, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है डायरेक्ट, जब सेम मैग्नीट्यूड होता है और दोनों की पॉजिटिव डायरेक्शंस के बीच का एंगल थीटा पता होता है, तो 2a मतलब 2v sin थीटा बाई 2। तो v का मैग्नीट्यूड तो बराबर है ना, मैग्नीट्यूड लेना है v, तो v इनिशियल v, तो ये 10 के बराबर है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 2 मल्टीप्लाइड बाई आपका 10 इंटू साइन थीटा बाई 2, तो 90 बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो साइन 90 बाई 2 मतलब साइन 45। तो साइन 45 कितना होता है बच्चों, 1 बाई रूट 2। तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड आ गया आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई रूट 2, और ये रूट 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 2 बचेगा, तो ये बचेगा 10 रूट 2। तो दिस विल बिकम 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड। अब ये डेल्टा v का मैग्नीट्यूड निकालो, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डेल्टा v का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई टाइम विच इज 2 सेकंड्स। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 10 रूट 2 बाई 2, तो ये 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 5 रूट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है। और अगर आपका डायरेक्शन लिखना है तो आप लिख सकते हो अलोंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। देखो हमने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन निकाला। हमेशा डायरेक्शन के लिए नेगेटिव ऑफ वेक्टर का यूज करना बच्चों। कई बार बच्चे पॉजिटिव के साथ ले लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट लिख देते हैं, वो गलत आंसर हो जाएगा, वो नहीं है आंसर। नेगेटिव वेक्टर के साथ आपको रिजल्टेंट लेना है, तो ये बात को हमेशा याद रखना। अच्छा बच्चों, ये तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, इस तरीके से सोच सकते हो, लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि थीटा के बारे में हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि जो आपका एंगल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ है इन फॉर्मूलेस को लगाते समय, तो ये दिक्कत होती है। तो मेरे हिसाब से तो आसान चीज क्या है कि आप इसको ऐसे याद रखो तो ज्यादा आसान रहेगा। आप एक्चुअली में, आपको सारे रूल्स तो याद हैं एडिशन वाले, तो आप एडिशन वाले का ही प्रयोग करा करो हमेशा। इससे सब्ट्रैक्शन भले ही पूछा जाए, लेकिन आप एडिशन के रूल्स लगा सकते हो जैसे कि मैंने बताया था। और एडिशन के रूल्स कब लगा सकते हो, अगर आपको नेगेटिव वेक्टर से डायरेक्ट चीजें पता है, नेगेटिव वेक्टर से एंगल डायरेक्ट पता है, तो उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मेरा तो आपको यही सजेशन रहेगा कि आप हमेशा एडिशन वाले रूल्स को ही फॉलो किया करें और उसी से सॉल्व कर लिया करें। तो इतना सब कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा। जैसे कि मैं बताता हूं कि इसी सवाल को कैसे सॉल्व किया जा सकता था। आपको पता था कि इनिशियल वेलोसिटी ऐसी है भाई 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ, और फाइनल वेलोसिटी ऐसी है 10 मीटर पर सेकंड आपका नॉर्थ की तरफ। तो जब आपने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया नॉर्थ पर, आप इसको ट्रांसलेट करके ले आए 10 मीटर पर सेकंड, तो माइनस v इनिशियल तो ये हो गया आपका, इन दोनों वेक्टर को बना लो।
और इनके बीच का एंगल कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री। अब आपको कोई भी पॉजिटिव डायरेक्शन की एंगल्स वगैरह सोचने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से डायरेक्ट यही आंसर लेके आ सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व कर दो। इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट, तो ये डायरेक्शन मिल गई। अब इन ये जो रिजल्टेंट है बच्चों, ये कैसे निकालेंगे हम, ये माइनस वी इनिशियल है ना, माइनस वी इनिशियल, तो इन दोनों को ऐड ही तो करना है, वी फाइनल को और वी इनिशियल को, तो ऐड करो। एडिशन के रूल हमें पता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो एडिशन में बच्चों डायरेक्ट क्या होता है, डेल्टा वी हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड 2a की जगह यहाँ पे 10 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो कॉस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ से डायरेक्टली कितना आ जाएगा बच्चों, 10√2। और फिर आप एक्सेलरेशन निकाल लेते, तो एक्सेलरेशन कितना निकालते, 10√2 बाई 2 सेकेंड, 2 सेकंड में ऐसा हुआ था ना, तो ये आ जाता 5√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको एंगल निकालना है, तो आपको पता है एडिशन में दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं सेम मैग्नीट्यूड के साथ, तो एंगल बाइसेक्टर पे होता है, मतलब 45 पे। तो ये आंसर आ गया आपका नॉर्थ वेस्ट। तो देखो, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, पहले आप फॉर्मूला सोचो सबसेक्शन का, उसके बाद फिर थीटा के बारे में सोचो, वो भी अगर यहाँ तो 90-90 दोनों तरफ है, तो यहाँ पे दोनों में आंसर में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर सोचो ये एंगल वो कुछ और तो होता और ये कुछ और होता, और आपने इन दोनों के बीच के एंगल में ये फॉर्मूला लगा दिया होता, तो फिर ये आंसर गलत हो जाता। तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप क्या किया करो कि सबसे पहले आपको नेगेटिव वेक्टर जिन दो को सब्ट्रैक्ट करना है, नेगेटिव वेक्टर की डायरेक्शन देख लो, पॉजिटिव वेक्टर की डायरेक्शन देख लो, जिनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है उनके बीच का एंगल निकाल लो, और फिर वही रूल्स लगा लो जो रूल्स आपने, जो केसेस आपने कहाँ पढ़े हैं बच्चों, एडिशन वाले में। ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी सवाल हो जाते हैं ना। तो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, अब ये वाला न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें बोला गया अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, एक सर्कल है उसमें पार्टिकल मूव कर रहा है, रेडियस आर है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड वी, और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब पूरे सर्कल में चलने के दौरान स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। याद रखना, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो भले ही मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तभी सर्कल में चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। इसलिए वेलोसिटी अलग अलग होगी, स्पीड सेम है। इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं ना बच्चों, 9th में आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर ये बोल रहा है देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी पार्टिकल चला, तो देखो ये क्वार्टर सर्कल चल रहा है ना, 90 डिग्री चला, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया हुआ है सर्कल को। इफ इट टेक्स 5 सेकंड, तो अगर ए से बी में जाने में 5 सेकंड लेता है, तो आपको बताना एक्सेलरेशन क्या है। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आप याद करो, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है भाई, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें, तो एक्सेलरेशन आपने पढ़ा था कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनली वो कहां पे पहुंच गया भाई, वेक्टर सब्ट्रैक्शन है ना, फाइनली वो बी पे पहुंच गया है, और इनिशियली वो ए पे था। तो अगर हमें ए पे बनाना है कि कहां पर डायरेक्शन है, कहां पर आपकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो हमेशा बच्चों किसी भी कर्व्ड पाथ पर जब पार्टिकल चल रहा होता है और वहां पे हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी पड़ती है, तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींच लेते हैं, तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। हालांकि हम 2D और अभी 1D मोशन में पढ़ेंगे ये सब चीजें, टू डायमेंशन 3 डायमेंशन मोशन में। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होता है बच्चों, ना तो फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, ना इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, डेल्टा वी की डायरेक्शन में। तो याद रखेंगे इसको। तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी, इसके टेंजेंट ये खींच लिया हमने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है इसलिए ऊपर की तरफ, तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया। याद रखेंगे, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है, इनका सिर्फ डायरेक्शन अलग है, इसलिए हमने अलग अलग लिया है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि स्पीड सेम है, दोनों का स्पीड वी ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और बी में ये टेंजेंट बना ली हमने, तो दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। अब ध्यान से देखो, तो हमें क्या करना है, डेल्टा वी निकालना, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करना है। तो मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेता हूँ पीछे, देखो आप, और इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर ले लेता हूँ। भाई एक जगह पे ले आते ना, एक पॉइंट पे ले आते हैं हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, दोनों का वेलोसिटी वेक्टर्स।
तो ये आपका ऊपर की तरफ क्या है बच्चों, वी इनिशियल, और आपका ऐसे लेफ्ट की तरफ क्या है बच्चों, वी फाइनल। अब इन दोनों की पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है बच्चों, 90 है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच में। और अगर हमें पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच का एंगल दिया है थीटा, तो याद करो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बच्चों, और सब्सट्रैक्शन जब हम करते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और दोनों की पॉजिटिव डायरेक्शन से अगर आपको एंगल थीटा पता होता है, तो आप फॉर्मूला लगा लेते थे बच्चों डायरेक्टली। यहाँ पे डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं अपन, डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, फिर मैं डायरेक्शन भी निकालूंगा, आपको बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो दोनों की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल थीटा 90 डिग्री है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है। अब आप डेल्टा वी निकालना चाहते हो, तो सब्सट्रैक्शन के केस में अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल दिया हो थीटा, और दोनों का सेम मैग्नीट्यूड हो वेक्टर का, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड हो, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेते थे मैग्नीट्यूड के लिए, 2a की जगह यहाँ पे v आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का v है, और साइन थीटा बाई 2, तो 90/2। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2v साइन 90/2, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का कितना आ जाएगा बच्चों, साइन 45 होता है 1/√2, है ना। तो डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 2v 1/√2 आ जाएगा। तो √2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2v। अब आपको डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड आ गया √2v, है ना। अब उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसमें पुट करना है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम, वो है √2v डिवाइड बाई 5 सेकेंड्स, टाइम तो 5 सेकेंड्स लगा है, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो देखो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे आप देखो डायरेक्शन क्या होगा, डेल्टा वी का डायरेक्शन क्या होगा, डेल्टा वी का जो वेक्टर है इट इज वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर। मतलब डायरेक्शन आप इसका तब मिलेगा जब आप इन दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो देखो ये तो वी इनिशियल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, हमें माइनस वी इनिशियल बनाना पड़ेगा, फिर उसको जोड़ना पड़ेगा, तो हमें नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो ये माइनस वी इनिशियल वेक्टर हो जाएगा, ये ऊपर है, नीचे करना पड़ेगा। अगर कई बच्चे ऐसा करते हैं, वो रिवर्स करना भूल जाते हैं, तो वो ये डायरेक्शन ले लेते हैं, ये। तो बच्चों ये डायरेक्शन लोगे तो ये तो गलत हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ है। मुझे वी इनिशियल को तो नेगेटिव बनाना है ना, तब मैं जोड़ पाऊंगा, इसलिए इसको पहले नीचे करो, फिर पैरेललोग्राम लॉ लगाओ। तो देखो ये भी एंगल 90 डिग्री है, तो ये बाइसेक्ट करेगी, तो ये सेंटर से पास हो जाएगी। ये आपका डेल्टा वी वेक्टर है, और इसी डायरेक्शन में आपका कौन होता है बच्चों, एक्सेलरेशन वेक्टर। तो दिस इज द करेक्ट डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है पार्टिकल, तो एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है। अब ये हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में प्रूव भी करेंगे, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो ये प्रूव भी करेंगे बाद में। हालांकि यहाँ से ही प्रूफ हो रहा है डायरेक्शन देखकर कि एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं इसलिए, है ना बच्चों। तो खैर वो तो चीजें बाद में पढ़ेंगे, अभी तो न्यूमेरिकली आपको समझ में आया कि नहीं आया कि चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाला और एक्सेलरेशन कैसे निकाला। और डायरेक्शन के लिए हमेशा याद रखें, पहले वेक्टर को रिवर्स करें फिर आप डायरेक्शन निकालें। कई बार बच्चे पॉजिटिव डायरेक्शन में ही निकाल देते हैं, तो वो तो एडिशन हो जाएगा बच्चों, है ना, और डायरेक्शन आपकी गलत हो जाएगी। ये बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन है और ये बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शन का खास तौर पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं इस चीज को कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 2v/√2v/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एंड इट इज टूवर्ड्स द सेंटर। इट इज डायरेक्शन हम बता सकते हैं, इट इज टूवर्ड्स द सेंटर। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा, है ना, कि हमने कैसे किया ये क्वेश्चन सॉल्व। देखो बच्चों अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, आपको बोला गया कि प्रूफ करना है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहां जहां पर आपको बोला गया वेयर आर जो है वो दो वेक्टर्स का सम है, और एस जो है वो दो वेक्टर्स का सबसेक्शन है, ए और बी का, है ना। और आर और एस जो है बच्चों आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर और एस वेक्टर है। अब इसको प्रूफ करना बहुत ही सिंपल है, आप देखें, आपको तो पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो। पहले हम यहाँ पे एलएचएस ले लेते हैं, अगर वो आरएचएस के बराबर आ गया तो मतलब प्रूफ हो जाएगा। तो एलएचएस क्या है बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बच्चों, इसका जो
प्लस का मैग्नीट्यूड होता था वो कितना होता था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अगर आपको याद हो तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर को, अब वो रूट हट जाएगा क्योंकि आर का स्क्वायर है, तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना बच्चों, और यहाँ पे प्लस एस स्क्वायर। तो सबसेक्शन का जो रिजल्टेंट होता था, अगर पॉजिटिव वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा है तो सबसेक्शन का रिजल्टेंट भी आप जानते हो रूट ओवर, लेकिन स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, अगर आपको याद हो ऐसे लिखते थे हम लोग, ab cos थीटा। तो यहाँ से माइनस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, और ये जो है ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। तो दोनों इक्वल आ गए, इसलिए हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट वैल्यूज रखनी थी, आंसर आपको मिल जाता है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन है जिसको हम करते हैं, क्या बोला गया, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स ए एंड बी मान लो आप, और उन दोनों वेक्टर्स का जो सम एंड डिफरेंस है वो आपका उनका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब जो सम करके मैग्नीट्यूड लाओगे जो डिफरेंस करके मैग्नीट्यूड लाओगे वो दोनों इक्वल है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो आपसे बोला गया कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या होगा। तो इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो मान लो a प्लस बी जो वेक्टर है उसका जो सम है उसको हम r वेक्टर मान लेते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड r हो गया, और सबट्रैक्शन का जो रिजल्टेंट है वो s मान लेते हैं। तो ये दोनों का सबट्रैक्शन और आपका डिफरेंस, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा है बच्चों, इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो आप ऐसा सोचो कि अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो यहाँ भी स्क्वायर कर सकता हूँ, तो आर स्क्वायर मस्ट ऑल्सो भी इक्वल्स टू एस स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या है बच्चों, ये तो हमने पहले भी लिखा हुआ था, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस, अगर थीटा पॉजिटिव एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल है तो सबट्रैक्शन में याद करो बीच में माइनस आता है, तो माइनस 2ab cos थीटा। अब देखो बच्चों ये इधर चला जाएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, ये इधर चला गया तो 4ab cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पे 0। तो अगर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको cos थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बच्चों, 0, और cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो दिस इज द आंसर। तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ तभी इक्वल मैग्नीट्यूड। और वैसे भी आप सोच सकते हो भाई 90 डिग्री तो होना ही चाहिए था दोनों वेक्टर्स के बीच में, क्योंकि याद करो एक डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करती है बच्चों, रिजल्टेंट, और दूसरा डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, सबट्रैक्शन। तो इनका मैग्नीट्यूड सेम होना मतलब इन दोनों डायगोनल्स को सेम होना, तो ये दोनों डायगोनल्स किस स्ट्रक्चर में सेम होती है, रेक्टेंगल या स्क्वायर में, इसलिए एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। ऐसे भी आप सोच सकते हो, है ना, लॉजिकली। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, अ वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड ए इज टर्न थ्रू एन एंगल थीटा, उसको एंगल थीटा से टर्न कर दिया गया, कैलकुलेट द चेंज इन द वेक्टर, तो चेंज इन वेक्टर आपको निकालना है। अब आपको पता है मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी वेक्टर की, कि अगर आप उसको रोटेट करते हो और 2 पाई को छोड़ के किसी भी एंगल पे रोटेट करते हो तो वेक्टर चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम बट डायरेक्शन चेंजेस। तो अगर चेंज हो गया तो चेंज इन वेक्टर की कुछ वैल्यू होगी, तो हमें चेंज इन वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे देखो बना लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए कि आपका जो इनिशियल वेक्टर था ए इनिशियल, है ना, ये ए इनिशियल मान लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ए है। अब इसको आपने क्या कर दिया बच्चों, रोटेट कर दिया, तो कितना रोटेट कर दिया, तो ये ए फाइनल वेक्टर हो गया, कितना एंगल रोटेट कर दिया, थीटा, है ना। हालांकि यहाँ पर ए इनिशियल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए फाइनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है विच इज इक्वल्स टू ए, है ना। अब ये आपने चेंज कर दिया तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए वेक्टर चेंज हो गया, इसलिए मैंने फाइनल वेक्टर लिखा है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई डेल्टा ए वेक्टर बताओ, मतलब चेंज इन द वेक्टर बताओ डेल्टा ए। तो आपको पता है डेल्टा ए वेक्टर में अगर लिखना चाहे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर।
अब देखो बच्चों, ये वेक्टर सबट्रैक्शन है, सिंपल सबट्रैक्शन नहीं है कि a माइनस ए जीरो कर दोगे, आप डायरेक्शन के साथ सबट्रैक्ट करना है। तो इसको सबट्रैक्ट करने के लिए, और दोनों की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल कितना है, थीटा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, सेम है। तो यार हम तो डायरेक्ट जानते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर ये आपका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और दोनों की पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच में एंगल थीटा होता है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते हो, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा डेल्टा ए का, 2a साइन थीटा बाई 2। ये रिजल्ट मैंने आपको निकलवाया था। तो डायरेक्ट यही अपना आंसर है, चेंज इन द मैग्नीट्यूड, चेंज इन द वेक्टर। और डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे भाई, डायरेक्शन के लिए आपको पता है, पहले आपको इस इनके बीच का रिजल्टेंट नहीं लेना है, वो डायरेक्शन गलत हो जाएगी। पहले आपको यहाँ पे ए फाइनल माइनस ए इनिशियल है, तो ए इनिशियल का नेगेटिव वेक्टर लेना पड़ेगा। तो ए इनिशियल का ऐसे पीछे की तरफ, दिस इज नेगेटिव ए इनिशियल वेक्टर। अब इन दोनों का रिजल्ट लेना पड़ेगा, ए फाइनल प्लस ए माइनस ए इनिशियल। तो इनका जब आप वेक्टर लोगे इस तरीके से, तो ये आपका डेल्टा ए की डायरेक्शन आएगी। दिस इज योर डेल्टा ए वेक्टर। डायरेक्शन निकालने में बड़ा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों आपको, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव डायरेक्शन में पहले चेंज करना है, फिर डायरेक्शन निकालना है डेल्टा ए का। अगर आप डायरेक्टली कर दोगे तो डायरेक्शन में अंतर आ जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। अच्छा, इसको आप इस तरह, यही रिजल्ट आप ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप तो क्या कर लिया करो, पहले नेगेटिव कर लिया करो, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले आपने ए इनिशियल का नेगेटिव कर लिया, फिर उनके बीच का एंगल देख लिया करो, ए नेगेटिव वेक्टर और ए फाइनल वेक्टर के बीच का क्या एंगल है, मतलब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना, उनके बीच का डायरेक्ट एंगल देखो। तो ये एंगल थीटा दिया होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एंगल 180 माइनस थीटा है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये एक्चुअली में एडिशन ही है। अब आप कर क्या रहे हो, डेल्टा ए में ए फाइनल वेक्टर प्लस नेगेटिव ऑफ ए इनिशियल कर रहे हो। तो आप जितने भी रूल्स एडिशन के जानते हो वो सब लगा सकते हो। अगर आपको एंगल किसके बीच का डायरेक्टली पता है, माइनस नेगेटिव ऑफ ए इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर, तो 180 माइनस थीटा ना, तो आप डायरेक्ट रूल लगा लो। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है भाई, डायरेक्शन अपोजिट की ना, लेकिन मैग्नीट्यूड तो ए ही होगा। तो हमें याद है कि दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के जब थीटा एंगल पे होते थे तो उनका डायरेक्ट रिजल्टेंट क्या होता था बच्चों, 2a cos थीटा बाई 2। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर और a फाइनल के बीच में एंगल कितना है, थीटा नहीं है, 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा बाई 2। तो देखो बच्चों, 180 माइनस थीटा बाई 2 करोगे ना, तो वैसे भी आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा 2a cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2। और आप जानते हो cos 90 माइनस थीटा बाई क्या होता है, 2 क्या होता है, साइन थीटा बाई 2। तो देखो इससे भी आंसर आ गया, लेकिन इसमें आपने पहले ही नेगेटिव कर लिया तो डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव के साथ एंगल लिया है तो बाद में डायरेक्शन के लिए नेगेटिव करना ही पड़ेगा आपको। तो जैसे भी आप चाहो सॉल्व कर सकते हो। अगर पॉजिटिव वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको पता है तो फिर सबट्रैक्शन वाले रूल्स लगाओ, और अगर आपको एडिशन वाले लगाना है तो पहले नेगेटिव साइन। तो देखिए बच्चों, तो दूसरा तरीका ये था कि आप इसको पहले रिवर्स कर लो, फिर रिवर्स और जो आपका दूसरा पॉजिटिव वेक्टर उनके बीच का एंगल निकाल लो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर आप वो रूल्स लगा लो जो आपने वेक्टर एडिशन में सीखा है, तो भी आपके आंसर वही आएंगे। लेकिन उसमें क्या है कि आपने पहले ही रिवर्स करके रखा था, तो आपको डायरेक्शन सही पता चल गई। नहीं तो कई बार बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल लेकर सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले को लगा लेते हैं और यहीं से वो डायरेक्शन निकाल देते हैं, उसको रिवर्स करना भूल जाते हैं ना। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करें, लेकिन डायरेक्शन का खास तौर पे ध्यान दें। आप मैग्नीट्यूड तो सही निकालते हो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में, लेकिन हमेशा डायरेक्शन में गलती करते हो, और जो कि आपका पूरा आंसर गलत कर देगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप सॉल्व करें। तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि टू वेक्टर्स P and Q act at a point and have a resultant R1, है ना। तो दो वेक्टर्स का जो सम है वो रिजल्टेंट दिया गया है R1, एंड बोला गया है इफ Q इज रिप्लेस्ड बाय द वेक्टर, मतलब Q को आप ऐसे वेक्टर से रिप्लेस कर दो जिसका मैग्नीट्यूड ये है R1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन Q एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, और Q के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ Q। तो उसका मैग्नीट्यूड दे दिया है, उसका
डायरेक्शन दे दिया है जो नया वेक्टर है। फिर ये बोल रहा है कि ये जो नया वेक्टर है और आपका p वेक्टर है उसका रिजल्टेंट अभी भी कितना है, r1 है ना। q को रिप्लेस कर दिया, p तो वैसे ही है, तो p और ये जो न्यू वेक्टर आपने बनाया अपोजिट डायरेक्शन टू q उसका मैग्नीट्यूड अभी भी r1 ही होगा। ये आपको शो करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई p वेक्टर है इस तरीके से बच्चों, दिस इज p वेक्टर, और इस तरीके से मान लीजिए q वेक्टर था, तो दिस इज q वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल जो था बच्चों लेट्स सपोज थीटा था, तो इसका जो रिजल्टेंट था ऐसे, ये रिजल्टेंट r1 है ना। तो ये r1 रिजल्टेंट है, तो r1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, r1 का मैग्नीट्यूड तो हम निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। क्या लिखेंगे हम r1 को, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, थोड़ा सा हम लोग नीचे से लिखना चालू करते हैं क्योंकि डायग्राम और बनेगा वहां पर। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बच्चों क्या लिखते हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए और बी की जगह p है तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे पी क्यू इंटू कॉस थीटा है ना। यही हमने सीखा था रिजल्टेंट, इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं, है ना। उसके बाद ध्यान से देखो, तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये p और q स्क्वायर को आप इधर ले जाओ तो 2pq cos थीटा बचेगा, तो 2pq cos थीटा आपको कितना मिलेगा, r1 स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। तो ये आपको एक रिलेशन मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, है ना। इस इक्वेशन का भी हम यूज कर लेंगे बाद में, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब आपने क्या किया कि q को रिप्लेस किया, अब दूसरे वेक्टर के साथ p का रिजल्टेंट चाहिए q के नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपका न्यू वेक्टर है ना बच्चों, नीचे की तरफ ये आपका नया वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन पीछे की तरफ है ऐसे, और इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कितना दिया है बच्चों, देखो r1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू, ये इसका मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो आपने अभी किसको बोला था बच्चों, p और ये जो न्यू वेक्टर है इसका जो रिजल्टेंट है ये मान लो आपका r2 वेक्टर है, तो r2 का जो रिजल्टेंट है वो वंस अगेन r1 के बराबर होना चाहिए, ऐसा उसने बोला है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं बराबर आता है कि नहीं आता है। तो जो नया रिजल्टेंट है R2, तो बच्चों ये जो नया रिजल्टेंट है R2, ये रिजल्टेंट है इस वाले मैग्नीट्यूड और P वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट है ना। तो हम R2 वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर, a की जगह p है तो p स्क्वायर कर दो, प्लस b की जगह यहाँ पर ये पूरी चीज है तो इसको हम इसका स्क्वायर लिखेंगे, है ना। ये मैग्नीट्यूड दिया है आपको, तो r1 स्क्वायर माइनस आपका p स्क्वायर डिवाइड बाई q, और इस पूरे का होल स्क्वायर, देखो ऐसा आएगा। फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, उसके बाद 2ab, तो a की जगह p है और b की जगह क्या है बच्चों, r1 स्क्वायर माइनस p स्क्वायर डिवाइड बाई q, है ना। r2 का जो रिजल्टेंट है उसके लिए जो b है, और cos, अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बच्चों, अगर ये थीटा है तो ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में था तो ये 180 माइनस थीटा हुआ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं cos 180 माइनस थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना रह गया है, बाकी तो प्रूफ होना होगा तो हो ही जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, फिर आप देखो प्लस ये 1 बाई क्यू स्क्वायर को तो बाहर ले लो आप, क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लो, तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये r1 की पावर 4 है ना। सिंप्लीफिकेशन करना तो आपको आता ही है, बचपन से मैथ्स में आपने बहुत सिंप्लीफिकेशन किया है, और p स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ पे p की पावर 4 आ जाएगी, और बच्चों उसके बाद फिर क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2ab, तो 2r1 स्क्वायर और p स्क्वायर। फिर यहाँ पर बच्चों देखो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो मैंने यहाँ पे cos थीटा लिखूंगा तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस मैंने पहले ही बाहर लिख लिया है ना। आई होप क्लियर है आपको। और 2p और ये q को बाहर ले लो तो 2p बाई q हो गया, और यहाँ पे अंदर बचेगा r1 स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि cos थीटा लिखेंगे, माइनस साइन बाहर ले लेंगे।
चलो यहाँ तक तो सॉल्व हो गया भाई। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो कौन सी चीज आपकी कॉमन आ सकती है भाई, आप देखें ध्यान से। तो यहाँ से एक काम करो, 1/क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो, 1/क्यू स्क्वायर, है ना। नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो हट जाएगा, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/क्यू स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, अब ब्रैकेट लगा लो। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म पी स्क्वायर था, इसके नीचे कोई भी क्यू नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इसमें 1/क्यू स्क्वायर कॉमन लेना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। ये सब आप जानते हो। तभी तो क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर होगा, तो वहां पे सिर्फ पी स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, है ना। कॉमन ले लिया ना 1/क्यू स्क्वायर, तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्यू स्क्वायर से। फिर उसके बाद फिर बच्चों प्लस ये, यहाँ से पूरा ये 1/क्यू स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये तो पूरा टर्म वैसा का वैसा प्लस में लिखा जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा R1 की पावर 4 प्लस पी की पावर 4 -2 R1 स्क्वायर पी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ से हमने क्यू स्क्वायर को कॉमन लिया, तो एक क्यू तो था, एक क्यू नहीं था, तो एक क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बच्चों ये बचेगा -2 पी क्यू, एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, और एक डिवाइड करेंगे तभी तो ये क्यू स्क्वायर बचेगा, और क्यू स्क्वायर बाहर आएगा। और ब्रैकेट, फिर कॉस थीटा को इसके साथ ले लेते हैं, 2 PQ कॉस थीटा, और स्मॉल ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से देखो बच्चों, R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर फर्दर अगर अपन सॉल्व करेंगे तो 1/क्यू स्क्वायर, तो बाहर था ही जैसा है वैसे, और उसके बाद यहाँ पर आपका ये हो गया बच्चों पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस R1 की पावर 4 प्लस पी की पावर 4 -2 R1 स्क्वायर और पी स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इसके बाद ये -2 PQ कॉस थीटा है, ये वाली तो आपने वैल्यू निकाल के रखी है भाई। ये देखो 2P कॉस थीटा की वैल्यू तो आपने कहां से निकाल के रखी थी, 2P कॉस थीटा की वैल्यू तो आपने इक्वेशन 1 में निकाल के रखी थी, तो उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो आप लिख सकते हो कि पुट द वैल्यू ऑफ 2PQ कॉस थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से हम लोग ने इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे -2PQ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस, अच्छा 2PQ कॉस थीटा किसके बराबर है, तो इसको पूरा लिख लेते हैं R1 स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू थी, और मल्टीप्लाइड बाई R1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज। देखो, तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख लेना, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ, इसके बीच में लिख लेना एक लाइन, पुट द वैल्यू ऑफ 2PQ cos थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, आई होप बच्चों क्लियर हुआ, है ना। तो यहाँ पे लिख लेना आप, पुट द वैल्यू ऑफ 2PQ cos थीटा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक। उसके बाद फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। देखो अब आप, तो ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस R1 की पावर 4 प्लस पी की पावर 4 -2 R1 स्क्वायर पी स्क्वायर, और ये माइनस साइन तो है ही, मतलब नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई करने में और भी टर्म आएंगे। देखो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो आप, तो R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R1 स्क्वायर, तो ये R1 की पावर 4 हो जाएगा। फिर आपका R1 P से मल्टीप्लाई होगा, तो ये P स्क्वायर R1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर R1 का Q से मल्टीप्लाई होगा, तो R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना बच्चों। ये R1 है और ये क्यू स्क्वायर है, और फिर आपका फिर से पी स्क्वायर का सबके साथ मल्टीप्लीकेशन माइनस साइन के साथ, तो -R1 स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस पी की पावर 4, और p का इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये तो ये ब्रैकेट क्लोज, है ना। अब देखो बच्चों, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो,
ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/q स्क्वायर। कैलकुलेशन है, देख लेना आप लोग अच्छे से, कैलकुलेशन करना पड़ेगा नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस R1 की पावर 4 प्लस p की पावर 4 माइनस 2 R1 स्क्वायर p स्क्वायर, है ना बच्चों। अब ये माइनस से ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस R1 की पावर 4 माइनस माइनस प्लस p स्क्वायर R1 स्क्वायर। देखो बच्चों, p स्क्वायर R1 स्क्वायर, p स्क्वायर R1 स्क्वायर, p स्क्वायर R1 स्क्वायर, p स्क्वायर R1 स्क्वायर, तो यहाँ पे दो है, तो अपन इसको पहले ऐसे कर लेते हैं, माइनस 2p स्क्वायर R1 स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 2 R1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई p स्क्वायर, है ना। मैंने डायरेक्ट लिख दिया इन दोनों टर्म को, है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो ये लिखा गया है, ये बचा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर क्यू स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस बचेगा माइनस p की पावर 4 और माइनस प्लस माइनस बचेगा p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखो बच्चों, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो काट दो। तो यहां से देखो आपका p की पावर 4, p की पावर 4, R1 की पावर 4, R1 की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, है ना। और ये माइनस 2R1 p स्क्वायर, ये माइनस 2R1 p स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से देखो आप p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और p स्क्वायर क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो रिजल्टेंट जो सेकंड वेक्टर का है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1/q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, देखो क्या बचा है, सिर्फ एक ही टर्म बचा है, R1 स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर कैंसिल, तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर और रूट ले लो तो R2 इज इक्वल टू R1। तो देखो R2 जो है वो सेम एज इट इज अभी भी स्टिल किसके मैग्नीट्यूड के बराबर है बच्चों, R1 के। अब कई बार बच्चों को इसमें ये कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे तो हमने ये सीखा था कि इन दोनों की डायगोनल अलग अलग होंगी, तो कैसे मैग्नीट्यूड सेम होगा। वो बेटा तब होता है जब आपने माइनस क्यू किया होता। यहाँ पे आपने जो नेगेटिव वेक्टर लिया है वो माइनस क्यू का नेगेटिव वेक्टर नहीं है, वो सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में है क्यू के, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड अलग है। तो सोचो इसका मैग्नीट्यूड कुछ ज्यादा होगा कि ये डायगोनल बढ़ेगी 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 और इतना मैग्नीट्यूड हो गया है कि इसकी डायगोनल बढ़ते बढ़ते किसके बराबर आ गई होगी, R1 के। तब ये दोनों वेक्टर कैसे हो गए इक्वल। ये माइनस क्यू वेक्टर नहीं है, याद रखेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में क्यू के है बट मैग्नीट्यूड अलग हो गया है, इसलिए ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसा मैग्नीट्यूड पॉसिबल है जिससे रिजल्टेंट बराबर हो सकती है, और वो ही आपको प्रूफ करने के लिए बोला था, वो हमने प्रूफ कर दिया। तो आई होप बच्चों आपको याद रहेगा।